और कैलकुलस में कुछ बेसिक फार्मूले डिस्कस किए थे हमने। इससे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस किया था। और लास्ट में प्रीवियस लेक्चर के हम लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता क्या है, उसको विजुलाइज या इमेजिन कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली ये देखा कि जो जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, नथिंग एल्स। ठीक है, वो हमने ये लास्ट में डिस्कस किया। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब, मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा फील तो आना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे चीजों को कि मतलब डिफरेंशिएशन है क्या। आपको लगेगा कि फॉर्मूला रट लिया गया है, बस यूज कर रहे हैं। तो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए उसका कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, जो हमने यहाँ पर ग्राफिकली बड़े अच्छे तरीके से देखा। शायद मैं अपनी बात आप तक समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक पूछना, डाउट भेजिए आप। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्व करके डाउट भेजूंगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझ के पढ़ना है, ऐसे रैंडमली नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन डिस्कस कर चुके थे। अब जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट की हमने बात कर ली। अब इसी हमने डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ लिया कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज कैसे होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो देता है, चलो कोई बात नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिजिक्स में कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब जैसे आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसको हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक सिचुएशन देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजें आपको पता है, हम उस चीज से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें एक वेलोसिटी या वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये सबको पता है कि नहीं पता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है ना, बाकी लोग भी आंसर दो। पता है ना सबको? बहुत मतलब जो हम 7th 8th 9th में पढ़ते हैं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई किसी को कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। अभी हम और इसको बारीक तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इतना तो पता ही है सबको कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अब यही सब चीजें आपका डिफरेंशिएशन यूज होता है, ये कैलकुलस का यूज होता है। जैसे हम एक सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करें, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ध्यान से देखिएगा। बाकी डिटेल में और हम जाएंगे जब काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरत पड़ी और कैसे रिलेट कर रहे हैं हम चीजों को। तो जैसे हम मान लें कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अभी हम देख रहे थे वहां पर y वर्सेस x ग्राफ, यहाँ वेलोसिटी, हमने y को रिप्लेस कर दिया एक नए वेरिएबल से, जिसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया है टाइम ग्राफ से या टाइम एक्सिस से या टाइम वाले वेरिएबल से, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल के नाम चेंज हो गए हैं, बस चीज वही है। तो ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम, ये टाइम। अब लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ आया, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता था, कोई भी इसकी इक्वेशन रही होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, तो इक्वेशन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यदि ये पैराबोलिक होगा तो पैराबोलिक की इक्वेशन होगी इसमें, यदि ये कोई और ग्राफ होगा तो उसकी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेट्स से ये है। अब यहाँ पर मतलब ये आपका, मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि टाइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये वेलोसिटी आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम करस्पॉन्डिंग टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। तो लेट्स से ये कोई हमने यहाँ पर t1 टाइम पे और t2 टाइम पे वेलोसिटी को देखा,
तो यहाँ पर t1 टाइम पे जो वेलोसिटी लेट से है हमारा v1 आया, और t2 टाइम पे जो वेलोसिटी आया वो v2 आया। अब थोड़ा सा गौर से देखें तो सारी चीजें बिल्कुल वही हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस करी हैं। मैंने 2 पॉइंट ये 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, या यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ करें तो ये कॉर्ड बनी, और ये जो आएगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका t2 माइनस t1 के बराबर होगा, जिसको हम जनरली डेल्टा टी बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका जो होगा ये v2 माइनस v1 के बराबर होगा, जनरली हम बोल देते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, या यही बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज आया वो v2 माइनस v1 आया, और 1 और 2 के बीच में जो टोटल टाइम टेकन आया है वो डेल्टा टी के बराबर आया है, t2 माइनस t1 के बराबर आया है। यहाँ पर हम स्लोप की बात करें तो ये स्लोप, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा रहेगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा वो आएगा आपका डेल्टा v बाई डेल्टा टी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां भी हो तुरंत मुझे बोलो। तो v2 माइनस v1 और ये t2 माइनस t1। तो बेसिकली ये जो है ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, जिसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सबने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, यही क्या हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। यदि हम बात करें इफ, ध्यान से देखना, इफ डेल्टा टी, मतलब कहने का t2 माइनस t1, कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिजिक्स बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। डेल्टा टी t2 माइनस t1 यदि टेंडिंग टू 0 हो जाए, अभी वही हम डिफरेंशियल में वही चीज देख रहे थे, जो डेल्टा एक्स का यदि वो टेंडिंग टू 0 हो जाए तो जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाएंगे। तो जब जो ग्राफ अप हो जाएगा, यदि ये कंडीशन होल्ड कर रही है या डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो जो कॉर्ड है वो अब क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। जो कॉर्ड थी अब वो कॉर्ड न रह के क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि इस सिचुएशन में पॉइंट 1 एंड 2 क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये ग्राफ कब के लिए वैलिड है, जब डेल्टा टी क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो कॉर्ड क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। तो इस केस में जो टेन थीटा आएगा बेटा, वो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था, लेकिन ये सिचुएशन कौन सी वाली है, ये सिचुएशन है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 वाली है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इतना बड़ा ना लिखकर हम इसी को बोल देते हैं dv बाई dt। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और डिटेल में पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेट कैसे करना है वो आपको, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। और ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड दे रहा था, ये क्या देगा, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड, और इसी को बोल देंगे, ये क्या देगा, ये देगा एवरेज एक्सेलरेशन, ये देगा एवरेज एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस
टाइम ग्राफ, मतलब यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा एवरेज एक्सेलरेशन और स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहीं से मैं चीजें और भी एलिब्रेट कर सकता हूं, आप खुद इमेजिन करो। यहाँ वेलोसिटी वर्सेस, अरे नेट गया यार, इसका टॉर्च चला। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हो, यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है, और यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और वो कॉर्ड बना रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, लाइन जो है वो कॉर्ड है, तो स्लोप ऑफ दैट कॉर्ड देगा आपको एवरेज वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो देगा इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व वो क्या देगा आपको, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसी को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से देखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कोई भी ग्राफ है, कोई भी रैंडम से ग्राफ ले लो, मैथमेटिक्स में तो कितना ग्राफ पढ़ते हो आप, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हमारा फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तब भी आप कर लो आसानी। ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कोई भी ग्राफ ले लो आप रैंडम सा, लेट्स से ये है, लो ये ग्राफ। अब यहाँ पर क्या है कि टेंजेंट की बात करूं तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और इसी को मैं थोड़ा सा इसी लाइन को और कर देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। तो चल ठीक, कोई नहीं, ये ऐसे, ये, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया E। ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो A पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट है B पॉइंट पे, इसे TB नाम दे देता हूँ, इसे TA नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये TC नाम दे देता हूँ। यहाँ पर एक टेंजेंट है, इसे नाम दे देता हूँ TD, और यहाँ पर टेंजेंट यही है, इसे नाम दे देता हूँ TC। और कोई दूसरा पॉइंट भी एक ले लेते हैं, E पॉइंट, और ये F पॉइंट है, और यहाँ पर टेंजेंट टच करने वाली लाइन ये है, और इसे नाम दे देता हूँ TS। तो मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे ही पॉइंट उठा लिया यहाँ पे और उन पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करी। ठीक, जरा बात करें कि ये कोई ग्राफ था हमारे पास, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ध्यान देना, ये ग्राफ था, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x था, और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हैं। यदि मैं बात करूं तो इस ग्राफ को देख के यदि मैं डिस्कस करूं तो ये जो पॉइंट है सबसे लोअर वाला, ये है मिनिमा। ये क्या है, मिनिमा।
और मैक्सिमम ई पॉइंट है सबसे ऊपर ग्राफ में, वो या वाई का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ई पॉइंट पे होगा। तो ये जो है ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई ई पे होगी और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई ये आपका बॉटम सबसे नीचे वाला पॉइंट। इतनी बात तो समझ में आई, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा हो। दूसरी बात, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और सी पॉइंट है और डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट ड्रॉ करी है मैंने, जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने फिगर में देखा है, तो जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है और पॉइंट ई है, ये कुछ पॉइंट हैं जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट मैंने बनाई है आपको फिगर में दिख रहा है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है मतलब टेन थीटा या स्लोप एम या फिर डी वाई बाई डी एक्स कहें, एक ही बात है, मैं समझा चुका हूँ। डिफरेंशिएशन ही, जो डिफरेंशिएशन देता है वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, वो 0 के बराबर है। क्योंकि ये जो टेंजेंट है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, और 0 डिग्री बनाएगा तो tan ऑफ 0 डिग्री स्लोप ऑफ दैट लाइन होगा, और वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो या सुनो फटाफट। Yes, sir. वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। तो फिर यहां से एक बात और भी कंक्लूड हो रही है कि ये जो है, जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, इनको बोलेंगे, जो ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। हो सकता है कई लोगों ने मैथ में पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, ठीक है। इन्हें बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होते हैं कि उस पॉइंट से लेफ्ट या राइट जाएं फंक्शन में। उस पॉइंट से, जैसे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से यदि आप राइट की तरफ जाओगे तो वैल्यू ऑफ वाई कम हो रही है, और राइट तरफ जाओगे तब भी वैल्यू ऑफ वाई कम हो रही है। तो यदि उस पॉइंट से लेफ्ट या राइट जाने पे फंक्शन का वैल्यू कम होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो बेसिकली क्या है, इफ यू मूव लेफ्ट, लेफ्ट, तो वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है वो क्या होगी, कम होगी, यदि वो लोकल मैक्सिमा है। और यदि राइट मूव करूंगा, बेटा फिर पावर कट हो गया है, लेकिन पावर फिर से आ गया है। 2 मिनट लगेंगे, फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि जो मैंने ए बी सी डी और ई पॉइंट जो देखे हैं, वहां पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 के बराबर है। इतनी बात हमें दिख रही है बड़े आसानी से, क्योंकि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जो वो लाइन टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इनमें से मैंने कुछ पॉइंट बताए, ए और सी। तो ए और सी को एक नाम दिया गया है लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा बेसिकली क्या है, लेफ्ट, उस पॉइंट से लेफ्ट मूव करें उस फंक्शन में या ग्राफ में, या राइट मूव करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है ना, फंक्शन की वैल्यू वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, लेफ्ट या राइट होने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उन पॉइंट को क्या बोलते हैं,
लोकल मिनिमा बोलते हैं, सॉरी लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। तो लोकल मैक्सिमा पे एक कंडीशन तो ये हो गई कि लेफ्ट या राइट जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कम होगी और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पे, जहां पर लोकल मैक्सिमा होगा। फिर एक आध पॉइंट और यहाँ पर देखते हैं, यदि पॉइंट बी की बात करूं या डी की बात करूं, देख लो गौर से फिगर में, किसकी बात कर रहा हूं, पॉइंट डी, पॉइंट बी और पॉइंट डी। फिगर में देख लो, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, इनको बोलते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा वो पॉइंट है कि इन पॉइंट से लेफ्ट या राइट जाएंगे, मूव करेंगे ग्राफ में, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब यदि लेफ्ट मूव करें, किधर मूव करें, लेफ्ट मूव करें ग्राफ में या फंक्शन में, या फिर किन पॉइंट से, इन बी और डी से, या फिर राइट मूव करें, लेफ्ट या राइट मूव करें, तो जो फंक्शन का वैल्यू होगा, जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनको बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पर यदि बात करूं तो जो ए पॉइंट था और बी पॉइंट था और सी पॉइंट था और डी पॉइंट था, तो इन पॉइंट पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, या फिर लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। मतलब एक बात तो तय हो गई कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, तो वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या रहेगा, जल्दी बोलो, बोल दो। सर बढ़ेगा सर। नहीं, जो पॉइंट यदि यदि पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो स्लोप क्या होगा वहां, 0। 0 होगा। 0। तो एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट will be 0। यदि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यदि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा एट लोकल मैक्सिमा पे या लोकल मिनिमा पे। दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, यदि वो मैक्सिमा या मिनिमा पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी या मिनिमम वैल्यू बताओ, या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की किस पॉइंट पे होगी या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात कर रहा होता है, वो एक्सट्रीम मैक्सिमा या एक्सट्रीम मिनिमा की बात नहीं कर रहा होता है। तो इन केस ऑफ फिजिक्स, इफ we are, if question is discussing about, if question is asking about maxima or minima, then we have to discuss about local maxima और लोकल मिनिमा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यदि फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमा बोल रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही इन जनरल होता है। चलो एक बात ये हो गई। अब यहाँ पर इसी ग्राफ में एक पॉइंट ई दिख रहा होगा आपको,
दिखा सर, एक पॉइंट ई दिख रहा है जिसपे टेंजेंट ये बनी हुई है, वो भी पैरेलल टू द एक्सिस। तो जो एक ई पॉइंट, अब मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर ली कि कैसे डिफाइन करना है, और लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं उसको, तो फंक्शन में लेफ्ट राइट जाने पर वैल्यू यदि डिक्रीज हो रही है ग्राफ की तो वो लोकल मैक्सिमा है या मैक्सिमा है सिंपली। और यदि जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है और लेफ्ट राइट जाने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ये डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर ग्राफ में ई पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। तो जो ई पॉइंट है, पॉइंट कौन सा वाला बेटा, ई पॉइंट। अब ई पॉइंट में ना लेफ्ट या राइट जाने पर फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ई पॉइंट को बोलते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। सब याद करते जाना बेटा, ये वर्ड न्यूट्रल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा सब यूज होंगे फिजिक्स में। हाँ, और यही तरीका होता है फिजिक्स पढ़ने का, यदि सब पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपके। न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट कैसे बोलते हैं कि लेफ्ट या राइट मूव करने पर, राइट मूव करूं या फिर लेफ्ट मूव करूं तो फंक्शन की वैल्यू पे नो चेंज आए, नो चेंज आए तो फिर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। जैसे यहाँ पर ई पॉइंट है, ई पॉइंट के थोड़ा सा राइट में जाऊंगा तब भी फंक्शन का वही वैल्यू है वाई का, यदि लेफ्ट में जाऊंगा स्लाइटली तब भी फंक्शन का वही वैल्यू है। तो ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे भी स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। तो एट न्यूट्रल पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक बात तो हमने समझ ली कि चाहे लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो या न्यूट्रल पोजीशन हो, वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फाइनल नोट पे, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, फिजिक्स में सिंपली मैक्सिमा बोल देते हैं उसको, मैक्सिमा, या फिर लोकल मिनिमा, फिजिक्स में सिंपली मिनिमा बोल दिया जाता है उसको, और न्यूट्रल पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy/dx इक्वल टू 0 होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जल्दी बोलो, क्या समझ में आया ये बात, जल्दी बोलो ग्राफिकली, और मतलब उस चीज को फील कर पाए कि नहीं कर पाए हाँ ग्राफिकली। सर। बाकी सौम्या, यस सर। राजश्री है प्रेजेंट, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। अब हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलो, ये तो हमने स्लोप इक्वल टू 0 करके देख लिया। तो स्लोप इक्वल टू 0 से एक बात तो तय हो गई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा कहाँ कहाँ पे, मैक्सिमा पे होगा, मिनिमा पे होगा या न्यूट्रल पोजीशन पे होगा। इसकी बात तो हमने यहाँ समझ ली। चलो, लेकिन अब वो एग्जैक्टली होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो 3 चीजें हो गई ना, यहाँ पर क्या हो गई, 3 चीजें हो गई। तो अब ये चीज मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैथ में आपको पढ़ना है, यहाँ पर फालतू में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ आपको, डायरेक्टली बता देता हूँ कि होता क्या है। पहला पॉइंट तो ये आया कि यदि हम मैक्सिमा की बात करें या मिनिमा की बात करें तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ये पॉइंट सब याद रखने हैं। स्लोप, अब फाइनल पॉइंट पे कंक्लूजन कर रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। वो अब वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यदि आपका, हम यहाँ ले रहे हैं वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यदि आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो डीवी बाई डी टी हो जाता। यदि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम होता तो डी ए बाई डी टी हो जाता। वो तो कौन सा ग्राफ है उस हिसाब से वो स्लोप होगा, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से तीन चीजें निकल के आती हैं। कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तीन चीजों, तीन जगह ऐसा हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? एक तो मैक्सिमा हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, एक मिनिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, दूसरा न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल पोजीशन। तो तीन चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट ये है कि फाइंड करना है। तो एक क्या क्या करें, क्या होगा एक्चुअली। अब यहाँ से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो आया फाइनली वो इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव, इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, उसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया है। मतलब जो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया था ना, डी वाई बाई डी एक्स आया था वो हमारे पास, उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, लिखने का तरीका है एक ही बात। इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इफ डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आ गया तो बोलेंगे एट दैट पोजीशन, एट दैट पोजीशन विल बी मिनिमा। मैं समझ ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ डबल डेरिवेटिव का स्लोप देख के, ठीक है ना। लेकिन अभी आप बिल्कुल इसको कर लो क्योंकि मैथ में डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने मैक्सिमम मिनिमम को समझा दिया है। और यदि डबल डेरिवेटिव एट दैट पोजीशन लेस देन जीरो आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो एट दैट पोजीशन मतलब पॉजिटिव तो मिनिमा, मतलब ज्यादा तो वो मिनिमा होगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन वन, मतलब पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, उल्टा ऐसे रिलेट कर समझ सकते हो याद करने के लिए। दैट पोजीशन विल बी मैक्सिमा, मैक्सिमा। अच्छा, यदि डबल डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है उस पोजीशन पे, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो बोलेंगे एट दैट पोजीशन विल बी न्यूट्रल। एट दैट पोजीशन will be neutral, will be neutral point, न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये पॉइंट याद रहेंगे बेटा, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है,
हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा भी हो पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इनको याद कर लो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शायद आप भी कंफर्टेबल रहोगे समझने के लिए कि क्या एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, प्योर मैथमेटिकल चीज है। तो जैसे हम बात करें, एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू, यही बना रहा हूं तुम्हारे सामने, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन, x माइनस 2 और x माइनस 4। जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 8 और ये क्या आ जाएगा -2x और -4x, तो माइनस का 6x। क्या सही लिखा है मैंने, चेक करो तो। हाँ सर सही है। ठीक ठीक है, वो मैंने इसलिए बनाया, वैसे मुझे फंक्शन ही देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे सामने लिख दिया ताकि तुम समझ पाओ। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी मैं यहाँ पर निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड y मिनिमम। क्या निकालना है, y मिनिमम निकालना है, ठीक है। अभी मैं कैलकुलस का यूज ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ये पॉइंट समझे है ना, टेंजेंट वेंजेंट की वजह से कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में जो डिफरेंस का क्या यूज है, जो पॉइंट समझे उसका यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में करेंगे। अभी ये आपने 10 तक खूब पढ़ा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसा पैराबोला है, जल्दी बोलो, डिस्कस किया था मैंने, ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला है, अच्छा। अपवर्ड पैराबोला, इतनी बात तो क्लियर हो गई, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका एक्स पर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। अपवर्ड पैराबोला है, और इस इक्वेशन के रूट क्या है? सर 2 और 4। 2 और 4 तुम्हारे सामने ही लिखे हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 जगह कट करेगा, 2 बार। 2 बार कट करेगा। तो एक जो रूट होगा ये x1 होगा, और लेट से ये 2 होगा, और ये वाला x2 क्या होगा, 4 होगा, सबको पता है। तो इस फंक्शन का यदि इसमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है। यदि पूछता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्या हो जाता, बोलो, इनफाइनाइट। भाई ये ग्राफ तो आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ना ये y, यस। ठीक है। लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये बिल्कुल इससे सबसे कम y का वैल्यू यही है ना, ये y सबसे मिनिमम है। यस सर। और ये बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमेट्रिक ग्राफ है, इसलिए मैंने ऐसा लिया ताकि आपको फील आ जाए। सिमेट्रिक ग्राफ है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, तो ये पॉइंट x का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। x इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो जब x का वैल्यू 3 रखूंगा तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो x इक्वल टू 3, it is the position, it is the position या फिर वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y will be minimum। ग्राफिकली ऑब्जर्व किया, y मतलब फंक्शन, फंक्शन विल बी मिनिमम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो। मैंने कोई अभी वो नहीं यूज किया, कोई कैलकुलेशन यूज नहीं किया, बस मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी वो एक्स मैंने ग्राफिकली निकाल ली। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। और वो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब इस ग्राफ में x का वैल्यू 3 रखूंगा तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा।
तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो किस वैल्यू पे होगा, x इक्वल टू 3 पे होगा, और वो होगा कितना, x की जगह रखता हूँ 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8, जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। सर 8 होगा। नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ जल्दी बताओ। -1 होगा सर। माइनस, ये कितना हो गया 18, ये हाँ 9, सर, ये 9, -1। -1, ठीक है चलो। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया, -1 आ गया। ये हमने कोई कैलकुलस का यूज नहीं किया, कुछ नहीं। और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा और वो कितना होगा, -1 के बराबर। अब जरा इसी चीज को कैलकुलस से करते हैं। ये सिंपल फंक्शन था तो ड्रॉ करके देख लिया हमने अपने कॉमन सेंस से, ग्राफिकली ड्रॉ करके। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा। कितना आप वैल्यू ड्रॉ करोगे, कैसे फंक्शन को देखोगे, बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा सा फंक्शन है तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तब आपके पास कौन सा टूल बचता है ये सब सॉल्व करने के लिए, यही जो मैंने कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताया है। ये जो कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा बताया है ये हेल्प करेगा जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होंगे और जो आप ड्रॉ करके जनरली ड्रॉ नहीं कर पाओगे और विजुलाइज नहीं कर पाओगे, तब आपको हेल्प करेगा क्या, ये कैलकुलस जो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट डिस्कस किया है। ये फंक्शन सिंपल था तो हम सिंपली ड्रॉ करके अपने कॉमन सेंस यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलस से करके देखें, कैलकुलस से करके देखें तो कैलकुलस का जो कंसेप्ट है, तो कैलकुलस का कंसेप्ट क्या है, तो मेथड 1 हो गया। ये कंसेप्ट या मेथड 1 बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक फंडामेंटल। यदि कैलकुलस जो अभी देखा हमने उसमें ग्राफ ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें y हमारे पास गिवन है, वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। कंसेप्ट समझो, फंक्शन कितना बड़ा हो आप कर ही ले जाओगे, इसकी गारंटी है यदि कंसेप्ट क्लियर है। तो y इज इक्वल टू ये है, तो मुझे पता है कि जो मैक्सिमा या मिनिमा किसी फंक्शन का होगा वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो या फिर न्यूट्रल पॉइंट हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। ये कंसेप्ट हमें पता है, ये लॉजिक पता है और ग्राफिकली हम ये देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहला ये काम करूं कि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। ये हो जाएगा 2x माइनस 6, पिछली क्लास में बताया था ये फॉर्मूले, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अच्छा, वो पॉइंट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 किया तो x का वैल्यू जो आया वो आया 3 आया। अब यहाँ पर 3 पे 3 सिचुएशन, मुझे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ कहाँ 0 होता है, एक तो मैक्सिमा पे होता है, एक मिनिमा पे होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट पे होता है। तो अब ये पता चल गया। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, भाई ये फंक्शन तो हमें नोन है ना, अपवर्ड पैराबोला, इसलिए हमने कॉमन सेंस से कर लिया। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हम बता नहीं पाएंगे कि अपवर्ड होगा या राइट वर्ड होगा या कैसा होगा। तो यहाँ पर ये बस हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 3 पर 3 चीजें एग्जिस्ट कर सकती है। क्या, एक तो मैक्सिमा, दूसरा मिनिमा और तीसरा न्यूट्रल। तो अब फिर सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़े। सेकेंड स्टेप से क्लियरिटी आएगी कि वो सेकेंड स्टेप ये वाला कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। मैक्सिमा ये ऊपर वाला मिनिमा, ये मैक्सिमा या न्यूट्रल, इनसे अब ये चीजें क्लियरिटी होगी। एक बार और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। तो डी स्क्वायर वाई बाई, फिर कितना भी बड़ा फंक्शन हो बस लॉजिक समझ लो आप, इज इक्वल टू डबल डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x का हो जाएगा 2x का 0 हो जाएगा तो 2 आ गया। अब 2 आ गया तो ये तो कांस्टेंट ही है। 2 क्या है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और साथ में पॉजिटिव भी है। और डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, बोलो, मिनिमा। अभी बताया इसलिए मैं बोला मिनिमा। मिनिमा। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो
एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू 3 पर, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब x इक्वल टू 3 पे होगा तो वह फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, यदि तो y मिनिमम जो होगा, मिनिमा होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 और सॉल्व करके -1, और ये किस वैल्यू पे आ रहा है, 3, जब x इक्वल टू 3 होगा तो मिनिमम। क्या कंसेप्ट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, जल्दी बोलो। हाँ सर। बाकी लोग बेटा, यस सर। गुड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और, बस इतना काफी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और तुम्हारे सामने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल बना रहा हूँ ताकि आप बेसिकली समझ सको। बाकी क्वेश्चन मैथमेटिकली डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का है कि डिफरेंशिएशन के रूल वगैरह नहीं पता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट में दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो सकता, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो कंसेप्ट, अपने हथियार, अपना जो टूल है उस पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ स्टिक रहो। आपके पास यही अवेलेबल टूल है, यही अप्लाई करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैथमेटिकली क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन लॉजिकली डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, वो यही कंसेप्ट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है, इतनी गारंटी। अब y इज इक्वल टू ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये जानबूझ के मैंने ऐसा लिया है, मैं वैसे ही ऐसे दिया नहीं जाता, वो डायरेक्ट फंक्शन दिया जाता है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट भी लिख के दे दिया। जरा इसको सॉल्व करो, फंक्शन को, क्या फंक्शन बन रहा है, जल्दी मुझे इक्वेशन बना के बताओ, मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ। पेन कॉपी लेके बैठा करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी बताओ, देखता हूँ किसने कर लिया। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है सर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। एक मिनट में, हाँ अब बोलो, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। माइनस 6, क्या सही है? बाकी लोग जरा एक बार वेरीफाई कर लो, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी बाकी लोग वेरीफाई करो जल्दी। सौम्या वेरीफाई करके बताओ जल्दी से। इतनी देर में तो मैं ही कर लेता, तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है। उदित फटाफट, क्या सही है? हाँ सर सही है सर। चलो सर ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ। बाकी लोग ट्राई करते रहो, इसको चेक चेक जरूर कर लो, यदि गलत हो तो मुझे फटाफट बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन को मैं ग्राफिकली प्लॉट करने बैठ जाऊं ना, तब ये क्यूबिकल फंक्शन को तो ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है, और चलो क्यूबिकल को मैं कैसे भी करके कर भी लूं यार, तो 4 डिग्री 5 डिग्री के लिए तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो ग्राफिकली या बेसिक कंसेप्ट नहीं चल पाएगा, फिर हमारा जो प्रोसेस है कैलकुलस का वही चलेगा। तो अब यहाँ पर हमें वही निकालना है कि y का मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, मिनिमा निकालना है, और y का मैक्सिमा भी निकालना है, सब निकाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, तरीका वही है हमारे पास, मुझे पता है मैक्सिमा या मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है, तो dy बाई dx निकालने का काम करता हूँ पहले। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, फटाफट करते जाना बेटा जल्दबाजी, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, और इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो इसके रूट बताओ जल्दी से।
ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा फंक्शन डिफिकल्ट होगा, इसलिए ज़्यादातर से पॉइंट पॉइंट में आएगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा। तो इसको एक काम करना, इसको तुम घर में सॉल्व करना, कैलकुलेटर लेके बैठना, तब सॉल्व होगा। मैं थोड़ा सा और सिंपल ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और सिंपल ले लेता हूँ ताकि यहाँ जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट वगैरह ना काफी श्रीधराचार्य से आएगा, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको कर लेना, ये होमवर्क में यूज कर लेना, इसमें होमवर्क में एक बार करके देखना, क्योंकि मैथमेटिकली थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा फील करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। मैं दूसरा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल थर्ड, इसको होमवर्क में ले लेना, ठीक है। हाँ, और सिंपल एग्जाम्पल देखो, ये हो जाएगा ए, जैसे हमारे पास ये था आपका स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो 1/3 एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस 8x प्लस 9। इस फंक्शन का देखें मैक्सिमा या मिनिमा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और y का, मैं बेटा कोई भी फंक्शन आ सकता है, आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ ना, मैथमेटिकली डिफिकल्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यार कुछ ऐसा सोच किया है ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और कुछ नहीं। अब हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यही मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब तक क्या हो जाएगा -6x, इधर क्या हो जाएगा +8 और उसका 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दूं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बोलो, सर 4 और 2। 4 और 2, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा समझ लिया ताकि सॉल्व जल्दी होगा और कुछ, 4 और 2। तो इस 2 पर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 पे भी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्यों भाई, मुझे पता है 2 पे। अब इसका मतलब क्या है, जहां यहाँ इन पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या न्यूट्रल होगा। तो मैक्सिमा, मिनिमा या फिर न्यूट्रल, ऐसे ही 4 पे भी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा, क्योंकि मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए ये तीनों पॉसिबल केस है, यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा और यहाँ पे न्यूट्रल। अब चलो चेक करते हैं आगे। तो डबल डेरिवेटिव देखते हैं बेटा, डबल डेरिवेटिव निकालें इस फंक्शन को, मतलब इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन को अब दोबारा से डिफरेंस करते हैं, मतलब इसको एक बार और कर दें, या फिर इसका मतलब हुआ इसको मैंने 2 बार कर दिया है। तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा 2x और -6, ये आ गया, तो डबल डेरिवेटिव आ गया है। अब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, यदि मैं x1 से चेक करूं तो यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, -6, ये कितना आ रहा है बेटा, सर -2। ये लेस देन नेगेटिव आ गया। और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो बेटा क्या आता है, जल्दी बोलो, x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, सर मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा। अभी देखो रूल पढ़े थे ना, क्या होगा, यस। इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो फंक्शन में x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9। बाकी सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम। अब जरा दूसरे पॉइंट पे देखें, x इक्वल टू 2 पे, तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास जो आया, डबल डेरिवेटिव आया है 2x -6, यहाँ पर जरा 4 रख के देखें, तो 2 इंटू 4 -6, ये क्या आ गया
2 आ गया जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आ गया। ये किस वैल्यू पर, x इक्वल टू 4 पे आया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब मिनिमा। यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। मतलब x इक्वल टू 4 जहां पर होगा, x का वैल्यू 4 होगा, तो वो y का वैल्यू क्या होगा, मिनिमा होगा। तो y का मिनिमा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y का मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 पे होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9। सॉल्व कर लेना तो वैल्यू निकल आएगी। क्या लॉजिक समझ में आया, जल्दी बोलो। हाँ सर। यहाँ पर ये नहीं होगा, मिनिमा होगा, न्यूट्रल होगा। सोच लो कंसेप्चुअली, फील करके। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दे। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यस। चलो, तो इसके डिफरेंशिएशन पे मैं मैक्सिमम ऑफ कंसेप्ट देख लिया और कुछ बेसिक फार्मूले देख लिए थे हमने। एक आध फार्मूले और हैं, एक आध रूल है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल बोल देते हैं, तो वो भी लिखवा देता हूँ, बस कोई नई चीज नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो क्या करते हैं, लेट्स से हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो ये जो है, जो पहले होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, जिसे बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। उसने c को बोल दिया फर्स्ट फंक्शन और v को बोल दिया सेकेंड फंक्शन, और हमें निकालना है dy बाई dx। तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, मतलब u को वैसे ही छोड़ दिया, v को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर क्या किया, प्लस सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट रूल, याद कर लो भैया। और अनजाने में हम प्रोडक्ट रूल ही हर जगह करते हैं, ठीक है, बस बोलते नहीं। तो ये प्रोडक्ट रूल है। एग्जाम्पल की बात करें तो चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तुम्हारी, ताकि थोड़ा सा तुम्हें भी फील आ जाए कि प्रोडक्ट रूल कोई हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे पास x-2 और x-4, तो ये आपका, ये भी हो सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, u हो गया बेटा, और ये आपका क्या हो गया, v हो गया। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, तो x-2 को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। x का 1, 4 का 0, तो यही रहेगा। तो सेकेंड फंक्शन को किया तो उसका 1 मिल गया, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, x-4,
फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो x का 1 और 2 का 0, तो ये भी 1 हो गया। अल्टीमेटली हमें मिल गया क्या, x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, मतलब हो गया 2x माइनस 6। और पता है ये प्रोडक्ट रूल, ये क्या मैंने यूज किया है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैं बिना प्रोडक्ट रूल के भी तो कर सकता था, कोई मेरे लिए कोई जरूरी छोड़ना है प्रोडक्ट रूल ही यूज करूँ भाई। मैं वाई पे क्या कर लूँ, ब्रैकेट को खोल लूँ, तो ब्रैकेट को खोल लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और इसमें डिफ्रेंशिएट करूँ तो डायरेक्टली कर लूँ, डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। 2x माइनस 6 और उसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्टली भी तो कर सकता हूँ बेटा, जरूरी है प्रोडक्ट को, मैं प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फंक्शन बना लूँ और सिंपल वाले रूल से क्या कर लूँ, डिफ्रेंशिएट कर लूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बोलो। यस। गुड। अब ऐसे ही एक डिवीजन रूल है कहने के लिए, चलो उसमें भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल में ये कोई बात नहीं, यदि प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया तो डिवीजन रूल भी वही है बेटा। ये y इज इक्वल टू एक फंक्शन u है डिवाइड बाई v, ठीक है। तो इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ u e टू द पावर माइनस 1। तो ये प्रोडक्ट रूल जैसे तो हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। तो क्या करूं, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इधर डिफरेंशिएट करते नीचे फर्स्ट फंक्शन को, तो dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 बाहर आया, मल्टीपल एक्स की पावर एन वाला अप्लाई कर रहे हैं b -1 पे, तो b -2 और db बाई dx, मैंने बताया था एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये प्लस, अब दूसरे फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंस किया तो डी यू बाई डी एक्स। ये आपको इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी कंसेप्ट यही है। तो ये आपका डिवीजन रूल हो गया, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। जल्दी देख लो और मुझे बताओ। तो प्रोडक्ट रूल कोई नई चीज नहीं है, वो डिवीजन रूल कोई नई चीज नहीं है, प्रोडक्ट वाला ही कंसेप्ट है बस। सोचो और बताओ। बाकी कैलकुलेशन में फॉर्मूले की शीट मैं आपको दे दूंगा, तो फॉर्मूले याद कर लेना, जितने याद रहेंगे उतना बेटर रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। और नहीं भी याद रहेगा तो मैथ में पूरी जब कैलकुलस पढ़ लोगे तब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशानी मतलब। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहने वाले थे। नो सर। चलो, तो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस हमने कर लिया है, इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की लिस्ट में दे दूंगा। कंसेप्चुअली सारा कुछ डिफाइन कर दिया है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ध्यान से मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, ध्यान से इसको अच्छे से एक दो बार देख लेना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी हम इंटीग्रल कैलकुलस में चलते हैं, तो नेक्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस।
इंटीग्रल कैलकुलस। चलो ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब तो मैं इसके फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था कि डिफरेंशिएशन होता है बिगर क्वांटिटीज को स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में डिस इंटीग्रेट करना, मतलब डिफरेंशिएट करना, ब्रेक करना। इंटीग्रल का मतलब होता है वो जो छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज है उनको ऐड करके सम अप करके उनको क्या करना, एक बिगर क्वांटिटी बनाना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो आपका समेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, समेशन का एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक, इसको पहले तो फॉर्मूले ही देख लेते हैं, उसके बाद उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूले पहले, सबसे पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब सम अप कर रहा हूँ। और इनिशियल लिमिट है x1 से x2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x1 से x2। अभी जब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब थोड़ा ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगी आपको। अभी आप फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करो। मान लो कि हमें कुछ पता नहीं है, हम रट रहे हैं इस चीज को अभी के लिए, बाकी फील आ जाएगी इसकी गारंटी। यहाँ पे फाइनल एक्स की वैल्यू फाइनल रखूँ तो 1/n प्लस 1 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स का फाइनल लिमिट किसको बोलते हैं, फाइनल लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल लिमिट। फाइनल लिमिट ऊपर होती है, इसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट। नीचे लिखते हैं इनिशियल लिमिट। अब यहाँ पर फंक्शन में रखते हैं फाइनल लिमिट पहले, मतलब ये हो जाएगा x2 की पावर n प्लस 1, फिर माइनस करते हैं और इनिशियल लिमिट रखते हैं फंक्शन को x1 n प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। इस फंक्शन में बस एक बात है याद रखना है कि इस फंक्शन में जो n है ना, तो n नॉट इक्वल टू माइनस में है, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगी इस चीज। तो ये याद रखना है, n नॉट इक्वल टू माइनस होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। चलो सेकेंड फंक्शन, चलो इसका एक एग्जांपल की बात करें, कोई एग्जांपल भी कर लो करना चाहो तो, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे y इज इक्वल टू 4x की पावर क्यूब इंटू डी एक्स, और लिमिट फ्रॉम लेट्स से 1 to 2। तो ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो वैसे ही वैसे ही रहेगा, चाहे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो चाहे अंदर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। एक्स की पावर n वाला इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, मतलब एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और लिमिट इनिशियल वाली वैल्यू 1 है और फाइनल वाली वैल्यू 2 है, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली x की पावर 4 बचेगा। तो ये फाइनल लिमिट रखेंगे तो 2 to the पावर 4 हो जाएगा, और माइनस इनिशियल लिमिट रखेंगे तो 1 to the पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में होता है 15। इट विल बी द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला देख लें। तो मैंने ये कंडीशन लगाई थी कि नॉट इक्वल टू 1 होगा, तब ये वाला फॉर्मूला बैठेगा। अब यहाँ पर हम वही वाला देख रहे हैं, जब x का वैल्यू माइनस है, तो x की पावर n का वैल्यू माइनस में, तो इंटीग्रल x की पावर -1 इंटू डी एक्स, लिमिट 1 से 2, इनिशियल लिमिट x1 और फाइनल लिमिट x2। चाहे ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, इतना सब बताने की मुझे शायद कोई जरूरत नहीं है।
इतने तो समझदार हो ही आप। तो इसका हो जाएगा, क्या होता है ln x। ln x, ln होता है log बेस 2। ln जो होता है इसका मतलब होता है log बेस 2, ये होता है ln। और x इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा ln xf माइनस ln xi, और वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। क्या दोनों फॉर्मूले बेटा क्लियर हैं? एक बार हाँ सर। हाँ Yes. ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा। सर यस सर बोल रहा था। ठीक ठीक ठीक, मतलब अभी रट लो, हो सकता है फील ना है, लेकिन फॉर्मूला है, रट लो। ठीक है, अभी जब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे ना, तब इसकी फील भी आ जाएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे पहले मैं डिफरेंशियल के फॉर्मूले जरूर देख लिए थे, लेकिन बाद में उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया, तब समझ में आया कि अच्छा एक्चुअल में ये है, और उसको मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी इसका एग्जाम्पल तो सिंपल सा, बस x1 xi और xf का कोई वैल्यू ले लो तो वैसा लिख लो। थर्ड, एक आध कैलकुलस के फॉर्मूले देख लेते हैं। बहुत फॉर्मूले नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है, फॉर्मूले की लिस्ट में दे दूंगा, वो याद कर लेना। और जो मुझे कंसेप्ट सिखाना है वो सिखा देता हूँ। फॉर्मूले याद करने में टाइम लगता है, वो तो मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। मुझे बस समझाना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है, फिजिक्स में इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसकी जरूरत है मुझे। बाकी मैथमेटिक्स में तो सब पढ़ाई दिया जाएगा, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू साइन एक्स dx इंटीग्रल x इनिशियल से x फाइनल। इसको सॉल्व करना तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, तो कॉस है। और सॉरी, साइन माइनस कॉस एक्स में होगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंस में क्या होता था? कॉस एक्स। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कॉस एक्स में होगा कॉस एक्स। और लिमिट एक्स आई से एक्स आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स एफ माइनस कॉस एक्स आई, और ये इसका आंसर। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, इसका एक्सटेंडेड वर्जन देख। इसका एक्सटेंडेड वर्जन यदि ये है, y इज इक्वल टू इंटीग्रल a साइन बी एक्स डी एक्स एक्स आई से एक्स एफ। जरा करके देखो, फिर बताओ मुझे एक बार, यदि किसी को याद हो तो करके बताओ मुझे जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अरे सॉरी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स ही होगा भाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। जल्दी बताओ आगे इसका। तो साइन एक्स कन्वर्ट होगा माइनस कॉस एक्स में, इसका हो जाएगा ए वैसे ही रहेगा बेटा, साइन एक्स कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉस, और बी सर एक्स -1/b माइनस cos bx into a। एक मिनट, हाँ ये ए वैसे ही रहेगा, और साइन एक्स माइनस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी एक्स है, और जो अंदर ये कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स है, जैसे ये एक्स था ना, तो यहाँ सिंगल एक्स था, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर क्या है? बी एक्स है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ऊपर वाले में क्या था? 1 था, यहाँ पर बी है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना एंगल वाले पार्ट में, वो डिवीजन में रहता है, तो यहाँ बी आ जाएगा, और लिमिट वैसे ही एक्स आई से एक्स है। इसका सिंप्लीफाई करके जो आएगा, तो ए बाई बी, और ये हो जाएगा माइनस
कॉस बी एक्स एफ और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा कॉस बी और एक्स आई, बाकी सिंप्लीफाई करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। फोर्थ फॉर्मूला, फॉर्मूले हैं यार, ये याद करना है यार, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मतलब याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए और कुछ। बाकी इंटीग्रेशन होता क्या है उसकी फील करा दूंगा, बाकी तो फॉर्मूले रटने ही रटने हैं, कोई ऑप्शन है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करके वो फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का होता मतलब क्या है वो समझा दूंगा, बाकी उसको यूज करके या वैसे करके फिर हमने ये फॉर्मूले बनाए हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे सॉल्व करने, तो वो फॉर्मूले आपको याद करना। तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो साइन एक्स और लिमिट वैसे एक्स आई से एक्स एफ इक्वल टू हो जाएगा साइन एच एफ माइनस साइन एक्स आई। ठीक, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन देख लो जल्दी से फटाफट, तो वाई इज इक्वल टू, अब एक्सटेंडेड वर्जन यदि थर्ड वाला समझ में आ गया तो फोर्थ वाला भी बता सकते हो आसानी से, ए कॉस डी एक्स और एक्स आई से एक्स एफ, जल्दी से बता दो बेटा। ए वैसे ही रहेगा, जो एंगल वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा डिवीजन में, और कॉस साइन में होता है तो साइन, और ये डी एक्स बिल्कुल वैसे ही जैसा उसका एक्सटेंडेड वर्जन किया था ये वाला, वैसे ही हम ये वाला करते हैं, और लिमिट एक्स आई से एक्स एफ वैल्यू रख दो, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो साइन बी एक्स एफ माइनस साइन बी एक्स आई, और ये बाकी सॉल्व कर लो। बेटा क्लियर है? हाँ सर। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ बताना भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना नहीं खींचना है कि हम, बस मुझे फिजिक्स से रिलेट कराना है, नथिंग एल्स। बाकी मैथमेटिक्स में तो आपको पूरा पढ़ना ही है, बाकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती रहेगी, जहां जो जरूरत होगी वो मैं बताता रहूंगा आपको। तो नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपको समझना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कल समझेंगे डिटेल में, और इतना करके आना क्योंकि अभी पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आपका बेसिक मैथ ऑलमोस्ट खत्म है, अब नेक्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो चलो कल ही जब शुरू करेंगे उससे पहले डिस्कस कर लेंगे कि यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पहले ले लें या फिर फिजिक्स के बाद में लेंगे, तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, उस हिसाब से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और वो हम बाद में भी ले सकते हैं, और यदि स्कूल में पूछा जाएगा तो हम पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसको आप देख लो, कल हम डिस्कस करके कौन सा स्टार्ट करना है वो देखो, ठीक है। चलो, और जो होमवर्क के लिए मैंने बोला था सबमिट करना है, लास्ट है वो सबमिट कर दो, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक भी सबमिट नहीं किया है तो नेक्स्ट वीक में वैसे भी पेरेंट्स से भी टॉक करने वाला हूँ, पीटीएम जैसे इंडिविजुअली, और कितना पढ़ाई करते हो क्या करते हो उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो सारी बातें डिस्कस होंगी, तो यदि चाहते हो कि मतलब सब चीज़ें सही रहें तो मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दो फटाफट, और मैं जल्दी से कुछ डिस्कस कर दूँ और उसका टेस्ट। थैंक यू।